अस्सलाम वालेकुम। अभी बहुत ही मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसमें एक सबसे स्पेशल जो स्टोरी है वो पाकिस्तान के पाक अफवाज का जो इदारा है, उसको कौन ब्लैकमेल कर रहा है। क्या खिचड़ी पक रही है, ये यूं कह लें कि हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट जिसको हम पाकिस्तान के इस वक्त जो सरबराह है आर्मी चीफ, उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश कौन कर रहा है, इसके ऊपर ज़रूर मैं बात करूंगी। और उसके बाद जो है मेजर डेवलपमेंट जो कि कल एक ऑडियो लीक होती है मुस्तफ़ा कमाल की, उन्होंने बाद में उसको इंडोर्स भी कर दिया था कि यस वो मेरी ही आवाज़ थी, उस पर भी बात करूंगी। और उसके बाद जो गवर्नर सिंध हैं कामरान टसोरी, उन्होंने भी, उनकी भी एक ऑडियो लीक होती है और उसमें भी सेम वही वो बात कर रहे हैं कि अगर हमारा मैंडेट जो है वो 100% चोरी था, चोरी का यानी कि जाली था, तो आप लोगों का 200% जो है वो मैंडेट जाली है। उसके ऊपर बात करूंगी। फिर उसके बाद जो नवाज शरीफ साहब की आज पार्लियामेंट के अंदर एंट्री हुई है, वो दोबारा से क्यों शुरू हो गए हैं कहने के लिए कि मुझे क्यों निकाला। मरीम नवाज शरीफ साहिबा के ऊपर बात होगी कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो कर रही हैं उसके ऊपर क्या फीडबैक आ रहा है हमारे मुक़्तदर हलकों की तरफ से। और आईएमएफ को फाइनली जो इमरान खान साहब की पार्टी है, उन्होंने ख़त लिख दिया है। तहरीक इंसाफ के लोगों ने आईएमएफ को ख़त ऑफिशियली लिख के उन्होंने वो लेटर पब्लिश भी कर दिया है। अब हम इसी से शुरू कर लेते हैं, एंड में चले जाएंगे सबसे लास्ट वाले टॉपिक पे कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट को कौन ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है और उन्होंने आगे से क्या जवाब दिया था। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जी, आईएमएफ को ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से, और उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी डिटेल से और ब्रीफली उन्होंने बताया है कि वो डिमांड क्या कर रहे हैं आईएमएफ से। और उन्होंने साथ में ये भी क्लियर किया है कि हमारा कोई भी ऐसा इरादा नहीं है कि हम पाकिस्तान को फाइनेंशियली किसी भी किस्म की कोई कदगन लगाना चाहते हैं। मतलब उन्होंने कहा है कि हम ऐसा कोई काम नहीं करें, बस हमें कंसर्न है अपने मैंडेट्स के ऊपर कि जो हमारा से मैंडेट छीन कर फोर्सफुली दूसरों को दिया गया है या दूसरों ने हमसे ज़बरदस्ती छीना है, तो हम सिर्फ उसके ऊपर जो है वो बात करेंगे। हमें किसी और चीज़ के ऊपर जो है वो ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो हमारे लेटर की ओपनिंग ही यही है कि हम किसी भी सूरत नहीं चाहते कि पाकिस्तान की इकॉनमी पर किसी भी किस्म का कोई बुरा असर हो। ये बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था कि कोई ऐसा इस लेटर में नहीं होगा जिस तरह से एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई, क्योंकि इस टाइम पे ऐसी कोई चीज़ सूट भी नहीं करती है। जहाँ पर दूसरी तरफ जो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी पॉजिटिव एंड सॉलिड वॉइसेस हैं जो टकराव नहीं चाहती हैं, जो नहीं चाहती कि अब इदारों के अंदर मजीद जो खैंचातानी पैदा हो, वो एक मामला जो है वो नॉर्मल होने चाहिए। वो ऐसे तमाम किरदारों को जैसे मोहसिन, क्या है, मेहदी हसन है, वो दूसरा क्या नाम है उनका यार, वो जो आदिल राजा है, उससे भी डिस्टेंस कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जो लेसन्स हैं वो लर्न कर लिए हैं कि स्टेट के साथ आप नहीं लड़ सकते हैं। और ये इट्स अ फैक्ट, मैं पहले दिन से कह रही हूँ कि आप चाहे किसी भी मुल्क में अंदर रहते हो, आप अपनी रियासत के साथ नहीं लड़ सकते। चाहे आप कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, रियासत के सामने आप टकराव की पॉलिसी को ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते हैं, आपको झुकना पड़ता है। लेकिन एक तरफ जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो दोबारा से काम डाउन हो रही है, रियासत की बात कर रही है, रियासत के साथ जो है मफाहमत की बात कर रही है, दूसरी तरफ ऑल ऑफ अ सडन नवाज शरीफ साहब, पार्लियामेंट में पहला दिन था उनका और वहाँ पर आते ही उन्होंने कुछ बातें कर दी हैं। कामरान टसोरी की ऑडियो क्यों लीक हो रही है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये, जैसे मुस्तफ़ा कमाल ने भी बोला कि जी हमारी जो ऑडियो है, हमें पता है कि ये लंदन से बैठे हुए कुछ मोहरे हैं जो हमारे अंदर मौजूद हैं, उन्होंने ये ऑडियो लीक किया। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को इंडोर्स किया कि ये ऑडियो के अंदर आवाज़ भी उनकी है और वो बातें भी दुरुस्त हैं। तो मतलब कि उन्होंने किस, जैसे कि हमने उस मोल को पकड़ लिया जिसने ये रिकॉर्डिंग की, भाई हमें कोई लेना देना नहीं है कि ये रिकॉर्डिंग आपने करके बाहर निकाली है या किसी और ने निकाली है। हमें कंसर्न सिर्फ इतना सा है कि जो बातें आप लोग कर रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को इंडोर्स कर रही है। वो जो चीखो पुकार कर रहे हैं, पूरी दुनिया में वो चीख रहे हैं कि हमारा मैंडेट चोरी करके, हमारे डाका डाल के हमारे मैंडेट के ऊपर बांट दिया गया है 3 लोगों में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून एंड MQM, उसके ऊपर आपने मोहर लगा दी है।
तो हमें तो इतना ही से गरज थी कि आप वो सच कह रहे थे जो भी बैठे हुए। तो पीटीआई का मौक़िफ़ आपने दुरुस्त मान लिया। अब ऑब्वियसली इंटरनेशनल मीडिया में ये तमाम ऑडियोज आपकी जा चुकी हुई हैं। मेरे ख्याल से ये ऑडियो निकालने का मकसद जो है, मुझे नहीं पता कि एमक्यूएम लड़न वाले कितने इन्वॉल्व थे या नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान वालों ने, एमक्यूएम वालों ने ये ऑडियो इसलिए निकाली, चले निकालने के बाद उसको इंडोर्स भी इसलिए किया। ये नून लीग और एमक्यूएम ने ये पैगाम दिया है पीपल्स पार्टी को कि आप लोग बिहाइंड द सीन बैठ के ये बातें कर रहे हैं कि हमारा मैंडेट चोरी है, तो हम अल ऐलान कहेंगे कि आपका मैंडेट 200% जो है वो जाली है और आप लोग थोपे गए हैं। और आप लोगों की ये मत कहें कि जनाब हमारा असली मैंडेट है और हम जो बड़े जमहूरी हैं, अगर आप हमारी तरफ उंगली उठाएंगे तो 10 उंगलियां आपकी तरफ उठती हैं। तो ये टिट फॉर टैट माना गया है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट चोरी करके, डाका डाल के हिस्से बांटे गए हैं। और अब जो डाकू हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। बड़े डाकू कह रहे हैं छोटे डाकू को जितना हिस्सा मिलना था मिल गया, इसको किक आउट करो, अब हमें इसको रखने की जरूरत नहीं है, बस इसका काम था, छोटे का जितना होना था हो गया, अब इसको आउट करो। अब हम जो लूटा हुआ माल है उसके ऊपर बंदर बांट कैसे करनी है। अब 2 लोग हम आपस में बराबर का हिस्सा बांटेंगे और ये तेरा, ये मेरा, वो तेरा, ये डिसाइड होगा। भारत पाकिस्तान की जो एक बड़ी मेजॉरिटी में पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी थी पीटीआई, उसका मौक़िफ़ जो है वो दुरुस्त साबित हो रहा है डे बाय डे। ये उनकी गुड लक है या कोई अल्लाह का खास करम है कि उनके जो दुश्मन हैं वो आपस में लड़ पड़े हैं और लड़ रहे हैं। और ये आगे चलकर आपको पता चल जाना चाहिए कि हुकूमत ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं कर सकेगी। दूसरी तरफ उमर डार भी जो है वो घर आ गए हैं और वो कह रहे हैं मैं 10 माह के बाद अपनी वालदा को मिलने के लिए आया हूँ। और उन्होंने अपने भाई के लिए भी बड़े अच्छे अल्फाज बोले। उनके भाई भी वहाँ पर थे, कहते मैं 2.5 महीने की जेल काट के आया हूँ। और ये जो 9 मई के बाद जो कहते हैं मैं इतना बहादुर हूँ। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने कहा कि मैं अपनी वालदा को सलाम पेश करता हूँ। हमने सुना था कि जी बहादुर शेर बेटों की माँ होती है, तो हमें ये फ़ख्र है कि हम उस बहादुर माँ के बेटे हैं। तो एक बड़ा अच्छा गुड जेस्चर था। माँओं की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, माँओं को इज्जत देनी चाहिए। और माएँ जब अपने बेटों के साथ खड़ी हो जाएं, बेटों को मुश्किल में देखकर उनकी वीकनेस ना बने, माएँ स्ट्रॉन्ग जो बनती हैं, तो वो साबित होता है कि वो माँ कितनी स्ट्रॉन्ग होगी। इसमें हैट्स ऑफ उनकी वालदा को। वाकई एक ऐसी घरेलू खातून जिन्होंने कोई सियासत से कोई लेना देना नहीं था, वो ऑल ऑफ अ सडन आती हैं और वो इतने दबंग तरीके से उन्होंने सियासत की है। दूसरी तरफ अभी हम इसी से सियालकोट पे ही अगर रहते हैं तो सियालकोट में ख्वाजा आसिफ साहब ने जो एक स्टेटमेंट दिया है वो बड़ा मजाका खेज है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि आपको पता है कि हम ISI के ना मेस में जाते थे और वहाँ पर जाके जनरल बाजवा और जनरल फैज़ जो है वो हमें बताते थे कि ये लॉ आपने पास करना है। तो हम क्या कर सकते थे? ख्वाजा साहब आप बहुत कुछ कर सकते थे। पाकिस्तान के अंदर ये जो आप लोग बिहाइंड द सीन करते रहे हैं, आप उस वक्त इनकार कर सकते थे कि आपके पास कोई राइट नहीं है हम इलेक्टेबल्स, हम पार्लियामेंटेरियंस को यूं मैस के अंदर बुला के डिक्टेट करने का, लेकिन आपने तब कुछ नहीं किया। ख्वाजा साहब आप ये कर सकते थे ख्वाजा आसिफ साहब कि आप रिजाइन दे के घर चले जाते कि मैं किसी भी फौजी से डिक्टेशन नहीं लूंगा। ख्वाजा साहब आप ये कह सकते थे अपने लीडर को कि हमें ऐसी हुकूमत का हिस्सा नहीं रहना चाहिए जहां पर हमें बुला के बकरियों की तरह बांध के हमसे जो है वो कवानीन पास करवाए जाएं। ख्वाजा साहब आप ये कर सकते थे कि आप की जो लेजिग्नेशन जो आपसे करवाई जा रही थी, जो आपसे कानून पास करवाए जा रहे थे, आप उसके सामने खड़े हो जाते, पार्लियामेंट में बोलते। ख्वाजा आसिफ साहब आप ये कर सकते थे। आप अपनी पार्टी को बकायदा ऑफिशियली आकर इन्फॉर्म कर सकते थे कि मैं इन तमाम चीजों का हिस्सा नहीं बनूंगा। ख्वाजा आसिफ साहब आप टीवी पर देयर एंड देन आकर कह सकते थे कि जो हमसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है मैं वो करने के लिए रेडी नहीं हूं। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब आपने क्या किया? आपने उस टेन्योर में तमाम चीजें बहुत ही खुशी के साथ मंजूर की। आपने पाकिस्तान के अंदर ऐशो की इशरत की जिंदगी भी गुजारी, झंडे वाली गाड़ियां पूरी दुनिया में भी घूमे फिरे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जो ही वो दोनों मेरे फौजी भाई रिटायर होके घर चले जाते हैं तो आपने ये भी कह दिया कि जनरल बाजवा तो इस काबिल ही नहीं था कि इसको आर्मी चीफ बनाया जाता था। जनरल फैज के बारे में आपने बताना शुरू कर दिया कि वो कितना बुरा था। तो ख्वाजा आसिफ साहब आप सियासतदानों का एक ही काम होता है, आप पाकिस्तान की आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और वहां अगर आपसे कोई कुछ काम फोर्सफुली करवा रहा होता है तो आप उसके सामने खड़े होकर इनकार कर सकते हैं।
आप ये नहीं करना होता कि जब कोई चला गया, अभी यही हमारे जनरल आसिम मुनीर भी घर चले जाएंगे तो आप इनके बारे में भी कहेंगे कि ये तो इस काबिल ही नहीं थे, इसको तो रिटायर होकर घर चला जाना चाहिए था, इसने तो हमारे से फोर्सफुली हमारे सरों पे मुसल्लत कर दी थी हुकूमत, हमें तो मजबूरी में ये हुकूमत लेनी पड़ी थी। तो ख्वाजा आसिफ साहब, अब जो है आप लोगों का ये मैंडेट जो है ना, जो इस तरह से दिया गया है, अब आप रो भी नहीं सकेंगे, अब आप नहीं कह सकेंगे कि हमसे जबरदस्ती मुसल्लत करवाए, क्योंकि अभी भी आपके पास वक्त है। आप इनकार कर सकते हैं कि हमें नहीं चाहिए हुकूमत, हम नहीं बनाएंगे हुकूमत, आपने जो करना चाहते हैं कर लें, जिसको हुकूमत देना चाहते हैं दे लें, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। आप इस इक़्तिदार की खातिर आप बिहाइंड द सीन जो है MQM को भी हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं कि हम पीपल्स पार्टी और हम मिलकर बंदरबांट कर लें। आप आज़ाद कैंडिडेट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उनका हक है, जो रिजर्व सीट है, आप उनको भी वो उनका हक देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि शायद आपको लग रहा है कि आपके मुखालिफ को टिट फॉर टैट जो है वो हमारे जनरल आसिम मुनीर बड़ा अच्छा कर रहे हैं। ये आप लोग ये पाकिस्तान की आवाम को एक इंप्रेशन दे रहे हैं, हम बड़े शरीफ हैं, हमने कुछ भी कर रहे हैं, हम किसी पार्टी के साथ कुछ नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। तो ये गलत एटीट्यूड है। अब दूसरी तरफ जो है हमारे नवाज शरीफ साहब, अब वो पार्लियामेंट में जाते हैं तो वो कहते हैं मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। फिर उन्होंने लंदन प्लान का भी जिक्र किया है। ये लंदन प्लान के वो चर्चे हैं जो इमरान खान साहब बार बार इस लंदन प्लान का जिक्र करते रहे हैं। वो बार बार इस लंदन प्लान का जिक्र करके बताते रहे हैं अपने वोटर और सपोर्टर को कि वहां कुछ तय पा गया है, मेरी हुकूमत गिरानी है, इन्होंने मिल के हुकूमत अगली बनानी है और उसके बाद दोबारा से एक और हुकूमत ये दोनों मिल के बनाने जा रहे हैं। तो मियाँ साहब का पार्लियामेंट में आते ही दोबारा से ऐसी स्टेटमेंट देना क्या हमें इशारे देता है? ऐसा लग रहा है कि इनको पता है कि बहुत थोड़े टाइम के लिए पार्लियामेंट का हिस्सा बनने जा रहे हैं, बहुत थोड़े टाइम के लिए इनको ये हुकूमत मिली है, बहुत थोड़े टाइम के लिए इनसे दोबारा ये हुकूमत वापस ले ली जाएगी। तो लिहाजा इस दफ़ा इन्होंने अपना जो है एक नई मूव के साथ आए हैं कि मजबूरी में ही सही लेकिन हम बोलेंगे, हमने चुप नहीं रहना, क्योंकि ये हुकूमत हमसे लेने के बाद हम सियासी तौर पे जिंदा तो रह सकेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो उस मोड में थे कि जी उनको पता चल गया कि मेरे पास गंवाने के लिए कुछ है नहीं, मेरी बेटी बन गई है CM, भाई को मजबूरी है इनका प्राइम मिनिस्टर बनाना, तो अब मैं खुलखुला के बोलूँगा, अब मैं सही तरह से खेलूँगा। तो ये नवाज शरीफ साहब करने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने ये भी कहा है कि क्या बिगाड़ा था आपका, लगता है गुस्से में मुझे निकाला गया, उस लंदन प्लान में कुछ और भी प्लेयर्स थे। ओके, ये नुकसान नवाज शरीफ का या मुस्लिम लीग को नहीं, पाकिस्तान को हुआ था। आज चौमुखी लड़ाई लड़कर यहां तक पहुंचे हैं। पता नहीं मियाँ साहब आप किससे लड़ाई लड़ी है मियाँ साहब, वैसे आप मुझे ये सच बताएं। आपने जिनके ऊपर इल्जाम लगाया जनरल बाजवा के ऊपर कि उन्होंने आपका मैंडेट चोरी किया था, उन्होंने आपको इक़्तिदार से निकाला था, तो मियाँ साहब उन्होंने ही आपको वापस इक़्तिदार में भी ला दिया ना, उन्होंने डील करके आपकी पार्टी को दोबारा हुकूमत भी दे दी ना मियाँ साहब। तो अब शिकायत किस लिए, मुझे तो यही समझ नहीं आ रही मियाँ साहब। या तो आप एक दफ़ा साइड पे हो जाएं और फिर शिकायतें करें, तो यहाँ पर जब आपकी तमाम शिकायतें दूर कर दी गई हैं तो आप बार बार शिकायत करके सिंपैथी वोट नहीं ले सकते मियाँ साहब आप, दिस इज़ फॉर श्योर। क्योंकि आपने खुद अपनी मर्जी से पिछले 16 माह भी आपकी हुकूमत चली, आपने इकरार किया कि मैंने हुकूमत में कहा नहीं अब हम नहीं इलेक्शन करवाएंगे, तो मतलब आपने पूरे 16 माह कंप्लीट करवाने में अपने छोटे भाई का भरपूर तरीके से साथ दिया। आप ये नहीं कह सकते कि आपसे ज़बरदस्ती किसी ने हुकूमत दिलवाई थी या छुड़वाई थी, आप अपनी मर्जी से थे। उसी तरह से आप अपनी मर्जी से अब भी हुकूमत का हिस्सा बन रहे हैं, अब भी आपने इक़्तिदार में उसी तरह से माशाल्लाह सब कुछ ठीक हो गया है। तो इसीलिए वो दूध में मेंगनियाँ डाल के जो है ना मियाँ साहब ना करें ऐसा, या तो आप खामोशी से इक़्तिदार कंप्लीट करें, तो या फिर बोल दें कि जी हाँ हम बागी हैं, हम कोई इक़्तिदार नहीं लेंगे। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने भाई को पास बैठा के बताना चाह रहे हैं कि ये मेरे भाई हैं, इन्होंने क्या नहीं किया, इनकी हर तख्ती हर जगह पे हर नुक्कड़ पे कोने पे है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे भाई जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। वो इसी पे बस जिद है कि प्राइम मिनिस्टर मैंने ही बनना है। नवाज शरीफ साहब ने ये ऐलान भी कर दिया है कि मेरे भाई जो शहबाज शरीफ हैं वो बनेंगे प्राइम मिनिस्टर एंड अयाज मीर जो हैं वो बनेंगे स्पीकर असेंबली। आप देखें कि स्पीकर असेंबली बन पाते हैं, अगर तो इनकी कोई बिहाइंड द सीन टैप आ गया है तो फिर अयाज मीर ही बनेंगे स्पीकर, अदरवाइज तो देखते हैं कि क्या होता है। नवाज शरीफ साहब ने यह भी कहा कि मुझे मुकदमे बर्दाश्त किए लेकिन किसी को मीर जाफिर नहीं किया, कहा भुट्टो को फांसी हुई और बेनजीर शहीद हो गई लेकिन किसी ने GHQ की तरफ नहीं देखा, ये शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं। पार्लियामेंट पर हमला भी नून लीग ने किया था, यह भी तारीख का हिस्सा है।
नवाज शरीफ साहब ने बार बार ये जनरल बाजवा तुम हो मैंडेट चोर, मियाँ साहब ये भी हमें याद है। तो ये ना कहें मीर जाफिर कहना ज़्यादा बुरा था या चोर डाकू और मैंडेट चोर कह के ये कहना और फिर लोगों को वर्गलाना, आप सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कोई भी फर्क नहीं है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब आपके बारे में तो कहा जाता है कि आप छुप छुपा के जो है वो जाते हैं और डिले भी करते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो इमरान खान साहब भी अभी भी स्टिल यही कहा जाता है कि वो कहते हैं कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट से ही बात करनी है। तो आप सियासतदानों से मेरा एक सवाल है, बड़ा ही एक जायज़ तरीके से सवाल है कि आप हमारे पाक अफवाज के इदारे को ब्लैकमेल करके क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जिस तरह से ख्वाजा आसिफ ने स्टेटमेंट दी है कि आप मैं सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, पूरी दुनिया में एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हुकूमतें काम करती हैं, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो इंग्लैंड हो या कोई भी रियासत हो, हमेशा वहां की एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व होती है हुकूमती पॉलिसीज में, कवानीन बनवाने में। लेकिन हमारे पाकिस्तान के सियासतदान एक ऐसे वाहिद एक गंदे सियासतदान हैं जो हमारी रियासत के साथ मिलकर काम भी करते हैं और फिर जब इक़्तिदार से निकाले जाते हैं तो ये फिर आके पब्लिक के अंदर खड़े होके हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, हमारी पाक अफवाज को मतनाज़ा बनाते हैं। उनको कॉन्ट्रोवर्शियल बनाकर उनको ये कहते हैं कि ये बुरे हैं, हम बुरे नहीं हैं, ये बुरे हैं, इन्होंने हमसे कवानीन पास करवाए। क्या कवानीन इन्होंने आपसे पास करवा लिए, मुझे ये भी तो बताएं आप ख्वाजा आसिफ साहब और बाकी तमाम सियासतदान भी। क्या उन्होंने ये कह दिया कि जर्नल जो है वो सारे के सारे घर ले जाएंगे, या आप लोगों की ये पार्लियामेंट उठा के वो घर ले जा रहे हैं? कौन सा ऐसा लॉ आपसे पास करवा लिया था कि पाकिस्तान की आवाम को बेच दिया? क्या पाकिस्तान की आवाम को भारत का हिस्सा बना दिया? क्या आप वो भी तो बताएं कि कौन से कवानीन हमसे वो पास करवाते थे? तो पाकिस्तान के सियासतदान बार बार, मैं पहले भी हमेशा कहती रही हूं, हमारी एस्टेब्लिशमेंट इन सियासतदानों की अय्याशियों के लिए अपने आप को यूज करवाना बंद कर दे, क्योंकि इन्हीं सियासतदानों ने साइकिल से जहाजों पे बैठ जाना है और हमारी पाकिस्तान की आवाम ने साइकिल से उनके पाँव में से चप्पल तक छीन ली है इन सियासतदानों ने। और आप इन लोगों को ताकतवर करते हैं, आप इन लोगों को जबरदस्ती पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट चोरी करके हम लोगों पे मुसल्लत करते हैं, पार्लियामेंट पे बिठाते हैं। फिर इन नाहिल निकम्मे जाहिल लोगों को कवानीन, एक रूल लिखने तक के लिए, एक लेटर तक लिखना इन लोगों को नहीं आता। फिर जब हमारी ब्यूरोक्रेसी जब लिखती है, वो कानून के लिए इतने लंबे चौड़े पेपर लिखती है, तो फिर इन लोगों को बताया जाता है कि आओ जाहिलो, ये देखो, इसके ऊपर आप पार्लियामेंट में बात करो और जाके सिर्फ साइन कर दो। अगर ये हमारे सियासतदान इतने ही काबिल हैं तो खुद बना ले, खुद लिख लें। अभी मैं चैलेंज करती हूं कि हमारे पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस में से मैं 10-20 लोग साबित कर दें जो एक ऑफिशियली किसी भी इदारे को लेटर लिखने की कैपेबिलिटी रखते हूं। जीरो, किसी के अंदर कैपेबिलिटी नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन 99% पार्लियामेंटेरियंस को एक ऑफिशियली ईमेल तक लिखनी नहीं आती होगी। और आप बातें करते हैं ब्यूरोक्रेसी ने अगर आपको कुछ लिख के दे दिया, आपको साइन करके, तो अंधों की तरह नहीं, तो नहीं आपको गन पॉइंट पे तो नहीं कहा आप इनकार कर दें, ना कर रहे, कौन सा लॉ वो पास करवा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान से फायदे भी आप ही उठाएं और फिर पाकिस्तान को बुरा भी यही कहें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कहती हूँ पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है ना, आप लोगों पे भी सही मामू बनाने में क्या फायदा है ऐसी गंदी गंदी गलीज जमहूरियत का। आप पाकिस्तान का मैंडेट भी चोरी करवा रहे हैं, डाकुओं को मुसल्लत करें, फिर यही डाकू आप लोगों को भी ताने दें। तो इससे बेहतर नहीं है जो आप कानून लॉ पास करवा के करना चाहते हैं, एक ही दफा कर लें। एटलीस्ट पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट जिसको होगा उसको तो मिलेगा, या नहीं दें या इनकार, वो भी ठंडे होकर बैठ जाएंगे भाई ठीक है पाकिस्तान में एक सिस्टम ही अलग से चल रहा है, एटलीस्ट हमारा वोट चोरी करके किसी और को तो नहीं दिया जाएगा, एटलीस्ट जो भी है किसी का मैंडेट इधर से उधर तो नहीं होगा। तो या तो यूं फैसले कर लें, तो या फिर ये हरकतें करना बंद कर दें कि इन्हीं बार बार चेहरों को पाकिस्तान का मैंडेट चोरी करके आप पार्लियामेंट में लाते हैं और फिर खुद भी गालियां सुनते हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी का बाहिस भी बनते हैं ये सियासतदान। तो ये जो है ये चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आप दूसरी तरफ जो है लंदन प्लान के बड़े चर्चे हैं, अगर ये किसी दिन लंदन प्लान खुल गया तो बताने वाले भी बगलें बजाएंगे और अपना मुंह छुपाते फिरेंगे, और जो सुनने वाले हैं वो तो कानों को हाथ लगा लेंगे कि ये लंदन प्लान एक्चुअली में था क्या। मरियम नवाज शरीफ साहिबा बहुत ही अच्छे तरीके से जो जेस्चर वो दे रही हैं, जो वो बातें उन्होंने कही हैं, आई लाइक दैट।
मुझे अच्छा लग रहा है कि जो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन को हरासमेंट में बर्दाश्त नहीं करूँगी, वो मेरी रेड लाइन होगी। एक उनका एक वीडियो आता है जिसमें वो एक बच्ची के सर पे दुपट्टा रख रही होती है, उसके ऊपर उनको तनकीद बहुत की जा रही है। मुझे तो वो बड़ा अच्छा लगा। वो इसलिए मुझे अच्छा लगा कि अगर मैं सर नहीं ढांपती हूँ, अगर मैं सर कवर नहीं करती हूँ, अगर मैं निकाब नहीं करती हूँ, तो कोई मेरी दूसरी माँ बहन बेटी ने अगर निकाब किया हुआ है और उसका सर सरकेगा तो मेरी आंखों की अटेंशन सेकंड से पहले जाएगी कि कहीं इसका सर का दुपट्टा ना सरक जाए। अगर मैं उसका सर का दुपट्टा ठीक कर दूंगी तो वो मेरी मुनाफिकत नहीं है, वो मेरे अंदर का एक अच्छा इंसान है कि मैंने सर पे दुपट्टा नहीं लिया लेकिन दूसरे के सर पे रखे हुए दुपट्टे की मुझे इज्जत है, दूसरे के सर पे रखे हुए दुपट्टे की इज्जत का मुझे एहसास है। तो लाजमी नहीं है कि मैंने सर नंगा है तो मैं जो सर कवर किए हुए हैं उसके भी दुपट्टा उतारने में फख्र महसूस करूं। तो सर पे दुपट्टे रखने पे भी फख्र महसूस कर लेना चाहिए। पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तानी स्पेशली एक ऐसी वाहिद कौम है जो पूरी दुनिया में फैल गए हैं, लेकिन वो यहां से ग्रो नहीं कर सके। उन्होंने कागज की डिग्रियां तो रख ली अपने पास, कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटीज में, दुनिया के आला तरीन जो इदारों में पहुंच तो गए, लेकिन यहां से तालीम याफ्ता नहीं हो सके। अभी भी उनको यही लगता है कि औरत के सर पे दुपट्टा रखना ये धकियानूसी है। ये धकियानूसी तो नहीं है। मुझे अगर अपनी मर्जी से लिबास पहनने की आज़ादी है तो मेरी दूसरी माँ बहन बेटी को भी अपने तरीके से अपनी मर्जी से लिबास ज़ेबतन करने की पूरी आज़ादी है और मुझे उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जैसे मैंने आज तक कभी जिंदगी में किसी से नहीं पूछा कि तुम इसको सपोर्ट क्यों कर रहे हो, तुम इसको गाली क्यों दे रहे हो, तुम इसके खिलाफ क्यों बोल रहे हो, तुम इसका साथ क्यों दे रहे हो, तुम इसको हीरो क्यों बना रहे हो। उसी तरह से मैं ये भी पसंद नहीं करती कि कोई मुझे आके सवाल करे कि तुम इसको लाइक क्यों कर रही हो, तुम इसके खिलाफ क्यों बोल रही हो। दैट्स माई चॉइस। जब मैं आप लोगों की स्पेस में नहीं घुसती हूं, जब मैं आप लोगों को नहीं कहती कि आप इसको पसंद क्यों कर रहे हो, उसको नापसंद क्यों कर रहे हो, तो मेरी भी मर्जी है। मैं जिसको मर्जी पसंद करूं, जिसको मर्जी मैं नापसंद करूं। और वैसे भी एक बात मुझे आप लोगों से भी पूछनी है कि आप अपने माँ बाप बहन भाइयों से भी लड़ते हैं, बहुत अरसा तक आप लोगों की बोलचाल भी बंद हो जाती है, आप लोग जुदा रहते हैं, सालों तक मिलते नहीं हैं, लेकिन जो ही आपको पता चलता है कि आपका लव्ड वन उसने कोई जिंदगी में कुछ अच्छा अचीव किया है, बेशक आप उससे नाराज हो, बेशक आप उससे बहुत अरसा तक मिले ना हो, लेकिन अगर आपकी मोहब्बत, आपका वो रिश्ता सच्चा है तो आप अपने उस प्यारे की कामयाबी पे दिल से खुश जरूर होंगे। आपको अगर आपके प्यारे, आपके किसी चाहने वाले, आपके किसी दोस्त जिससे आप नाराज हैं, अगर उसकी कामयाबी देखकर अगर आपके दिल में जलन हो रही है, अगर आपके दिल में आग लग गई है, तो आप समझ लीजिएगा कि कभी भी आपने उस शख्स के साथ ना आपका लगाव सच्चा था, ना आपकी मोहब्बत सच्ची थी, ना आपका वो रिश्ता सच्चा था। तो जिनके साथ तो मैं मोहब्बत करती हूँ, जिनके साथ मैं अपनी दिल से सही में लगन लगाती हूँ, तो चाहे मैं उनसे लड़ भी लूँ, चाहे मैं उनसे दूर भी चली जाऊँ, चाहे मैं उनको बुरा भला भी कर लूँ, लेकिन जब जिससे मेरी लगन सच्ची है ना, जब उसको ज़िंदगी में कोई कामयाबी मिलती है ना, तो मुझे दिल से खुशी होती है, क्योंकि मेरी मोहब्बत नफरत में नहीं बदली। ये दिखाती है कि आपकी मोहब्बत उस शख्स के लिए अभी भी जिंदा है। ये इंसान को इंसान होने का पता देती है। लेकिन अगर हमें उस शख्स को जिस पे आपको वो गुस्सा है, उसकी कामयाबी, उसकी सक्सेस देख के आपको जलन होने लगे, आपको नफरत होने लगे, आप गुस्से में बिलबिला उठे, तो दैट्स मीन आपको उस शख्स से कभी मोहब्बत थी ही नहीं, आपको कभी उससे लगन थी ही नहीं, आपको उससे हसद था, आपको उससे मतलब की लगन थी, आप उससे कुछ चाहते थे, वो लगन आपकी कच्ची थी तो जो टूट गई। तो लिहाजा आपको रिश्तों में पहचानने के लिए बातचीत होना ज़रूरी नहीं होता। सो मोहब्बत के पैमानों को इस तरह से भी जानिए। हसद सोचें, जो शख्स आपको बुरा लगता हो उसकी कामयाबी देख के अगर आपके दिल में खुशी हुई तो मतलब आप शख्स से कभी हसद नहीं करते थे, आप उस शख्स से कभी, तो वो जो आपका रिश्ता था वो झूठा था। तो लिहाजा मुझे आप बार बार ये मत पूछें कि सफ़ीना ने मरियम नवाज़ को बड़ा दोबारा से अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया है। एक तो पहली बात, मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आई है, वो जो कह रही हैं, मुझे उनको वो स्पेस देनी है
और मैं देखना चाहती हूँ कि वो जो कह रही हैं वो उसके ऊपर कितना इम्प्लीमेंट करती हैं। अगर वो फ्यूचर में जाकर अपनी बातों से पीछे हटती हैं तो ज़रूर उनके ऊपर तनकीद होगी, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं मरीम नवाज़ को पसंद नहीं करती, मैं उन पर गुस्सा हूँ, तो मैं सिर्फ अपनी नफ़रत का इजहार करूँ, मैं ऐसे नहीं करने वाली। अगर अल्लाह ने उनको वज़ीर आला बनाया है तो मैं उनके नाम के साथ वज़ीर आला लिखूँगी। जिस तरह से अगर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर बने हैं KPK के, तो उनके नाम के साथ भी वज़ीर आला लिखा जाएगा। जिस तरह से वज़ीर आला सिंध बने हैं मुराद शाह, तो मैं उनके नाम के सामने भी वज़ीर आला लिखूंगी। वज़ीर आज़म जो बनेंगे हम उनके नाम के आगे भी वज़ीर आज़म लिखेंगे। सिर्फ इसलिए कि हमें को पसंद है या नापसंद है तो हम उसकी तज़हीक बिला वजह करें, मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती हूँ। मैंने अभी तक मैंने किसी के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठाया है, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की मर्ज़ी है कि वो जिसको सेलेक्ट करें, इलेक्ट करें, नाम दें, ये हमारा लेना देना नहीं है। हम उनकी परफॉर्मेंस से उनको जज करेंगे। अगर मरियम नवाज शरीफ साहिबा कुछ ऐसा जो कह रही हैं उसके ऑपोजिट करेंगे तो डेफिनेटली उनके ऊपर भरपूर तनकीद होगी और करेंगे तो, लेकिन मैं अभी उनको बिला वजह जज करके जो है उनको तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहती। वो फिलहाल तो जो बातें कर रही हैं और वो बहुत अच्छी हैं। आई विश कि मैंने पहले ही कहा कि वो तमाम की तमाम बातें वो सच हों, और जो वो कह रही हैं कि वो परसेप्शन अपने मुखालफिन की ख़त्म करेंगी, तो इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है कि मरीम नवाज़ के बारे में ये मुझ समेत और भी बहुत सारे लोग समझते होंगे कि ये बहुत ज़्यादा बदला लेने की इनके अंदर चाह है, और अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो ये हमारी परसेप्शन गलत होगी। जिस तरह से माजी में इमरान खान के बारे में मेरी परसेप्शन गलत हुई थी कि वो जो हमें उनको सोचती थी वो वैसे साबित नहीं हुए, वो डिफरेंट हुए, बड़े बहादुर बने, तो मैं वही मौका मरीम नवाज को क्यों ना दूं। मैं क्यों अपना जो पर्सनल हुआ हुआ एक्सपीरियंस है वो मैं मरीम नवाज के होल जर्नी के ऊपर स्टैंप के तौर पे लगा दूं। व्हाई वुड आई नीड टू डू दैट। और वैसे भी उन्होंने मेरे साथ कुछ पर्सनली बुरा नहीं किया था, मुझे उनसे शिकायतें थी जिसकी वजह से मेरा गुस्सा, मेरी फ्रस्ट्रेशन उन पर हुई थी। जैसे अभी अगर उनके पास कोई इख्तियार है, अगर उनके पास कुछ इख्तियार है और अगर वो इसको इग्नोर करते हुए लेट इट गो करती हैं, तो फिर मेरा गुस्सा उनके ऊपर होगा कि ये आप रोक सकती थी, ये आप खत्म कर सकती थी, लेकिन आपने नहीं किया। तो इसीलिए वो चीज होने तो दें। मैं ऐसे पहले से जो है वो घोड़े पे काठी डाल लूं और लगाम खींच लूं और मैं बैठ जाऊं घोड़े के ऊपर कि नहीं मुझे अब मरियम नवाज की तनकीद ही करनी है। भाई मैं ऐसे नहीं करने वाली। व्हाई वुड आई नीड टू डू दैट मैन। मैं किसी के साथ बिला वजह नहीं करती, और आप लोगों को पता होना चाहिए जिससे मैं नफरत करती हूँ वो दुनिया चाहे साइड पे खड़ी हो जाए, पॉपुलैरिटी के उच्च कुतुब मीनार खलीफा पे बैठा हो, मैं नहीं परवाह करती। मैं उसको डंके की चोट पे बोलती हूँ कि मैं इसको बुरा कह रही हूँ। जिसने जो करना है वो कर लो। तो अगर मुझे एक शख्स को स्पेस देनी है, और मैं क्यों ना दूं, वो खातून है भाई, पहली पाकिस्तान की वजीर आला खातून बनी है, और मैं अपना साड़ा लेके सामने आ जाऊं कि नहीं मुझे बस मरियम नवाज को जो है वो तकलीफ में देखना है, मुझे बस मरियम नवाज को फ्लॉप होते हुए देखना। भाई मैं नहीं करूंगी। जो मेरे पास खबरें होंगी मैं लॉयल्टी के साथ आप लोगों से शेयर करूंगी। मैंने कर भी दी है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा आपके खिलाफ बहुत ज्यादा साजिशें होंगी आपको नाकाम बनाने के लिए, आप मोहतात रहिएगा। ये मेरी विश नहीं है, ये मेरी खबरें हैं, जिस तरह से मेरी पहले सारी खबरें सच हुई हैं। तो लिहाजा ये उनका काम है कि उन्होंने कैसे टैकल करना है चीज़ों को, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये उनका प्रॉब्लम है। लेकिन जो मैं ये कंट्रोल कर सकती हूँ कि मैं अपना बुग़्ज़, अपनी नफरत अपनी जजमेंट पे हावी ना होने दूँ, मैं अपनी सहाफत के ऊपर बायसनेस ना आने दूँ। दैट्स इट। इससे ज़्यादा मुझे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है। पाकिस्तान जिंदाबाद।